ठीक है, चल ध्यान दो सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मस्त इजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कुछ टिपिकल नहीं है इस चैप्टर में, बट हाँ अमेंडमेंट है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, और मेरे हिसाब से तो डैम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अच्छी अमेंडमेंट है सर। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस चैप्टर को आप कैसे याद रखो सर? पहले तो सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन सर, वो ये बोलता है सर, ये चैप्टर बेसिकली हम उसके हैंड पे देखते हैं जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है सर। ठीक है, वो पर्सन जो रिसीव कर रहा है इनकम, उसके हाथ में वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए और किसी अदर हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तभी आईयूएस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आईयूएस में बहुत वेराइटीज ऑफ इनकम है जो टैक्सेबल होती है, बहुत वेराइटीज। डिविडेंड है, लॉटरी इनकम है, एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर फंड है, अगर वो पीजीपी में टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का तो आप हमेशा ऐसे याद रखना कि कोई भी इंटरेस्ट आईयूएस में ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, हायरिंग इनकम ऑफ प्लांट मशीन फर्नीचर, अगर आप किराए पे देने का बिजनेस नहीं करते हो और फिर भी अगर किराए की इनकम होती है तो आईयूएस में आओगे, नहीं तो पीजीपी। ठीक है, हायरिंग ऑफ प्लांट मशीन फर्नीचर। कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, सर अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी हेड में चले जाओ, पीजीपी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पीजीपी में चल जाओ, ना आप सैलरीड पर्सन हो ना आप बिजनेसमैन हो, उसके बाद भी अगर आपको कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी से रिसिप्ट हो रहा है तो फिर आप कहां पर आओगे? आईयूएस में। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, ये तो अपन कहाँ सीखते हैं सर? कैपिटल गेन में सीखते हैं। एडवांस मनी फोरफिटेड 1/4/2014 के बाद सर कहाँ आता है? आईयूएस में आता है। यूलिप प्लान, इससे रिलेटेड मेरे पास आपके नोट्स है, मैं आपको नोट से पूरा समझाऊंगा और सिखाऊंगा सर, ये पूरा नोट से समझाऊंगा। ठीक है, यूलिप प्लान वाली कहानी सर, एक काम करते हैं इसको पहले नोट से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इसको लेके एक अमेंडमेंट भी है और इसको लेके स्टूडेंट को बहुत डाउट और दिक्कत भी है सर। ठीक है, तो ये पहले यूलिप प्लान अच्छे से समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी कहानी। कहाँ है नोट्स? नोट्स में यूलिप प्लान ये रहा, देखो सर, यूनिट प्लान के ना मैंने नोट्स बनाए हैं, एक सेकेंड है। ठीक, तो यूलिप प्लान के मैंने नोट्स बनाए सर। अब नोट्स देखो बड़े सिंपल है, ध्यान से सुनोगे तो आराम से समझ जाओगे सर। यूलिप या एलआईपी प्लान लिया है आपने जो कि सेक्शन 1010 डी में एग्जेम्प्ट अगर नहीं हुआ। ठीक है, अगर सेक्शन 1010 डी में एग्जेम्प्ट हो गया तो फिर पढ़ ही क्यों रहा है आईयूएस में? फिर तो इनकम टैक्सेबल ही नहीं होगी सर। सर 1010 डी क्या है? अब 1010 डी में ना इन्होंने बहुत सारी कंडीशंस दी सर, ध्यान देना सर, बहुत सारे पॉइंट्स दिए इन्होंने, बहुत सारे पॉइंट्स। इन्होंने बोला सर कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है सर, वो अगर इशूड हुई है 1/4/2003 के पहले, ठीक है 1/4/2003 के पहले, तो उसके पहले ना सर प्रीमियम के परसेंटेज नहीं डिफाइंड थे, तो जितना भी आप प्रीमियम देते थे, जितना परसेंट भी देते थे, मैच्योरिटी में जो भी मिलता था वो एग्जेम्प्ट था। फिर इन्होंने बोला सर 1/4/2003 के बाद पॉलिसी टिल 31 मार्च 2023 सर, सॉरी 31 मार्च 2012 सर, इसके बीच में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी तो उसका प्रीमियम 20% से अगर ज्यादा नहीं है तो वो 1010 डी में एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज आईयूएस में टैक्सेबल है। ठीक है, अच्छा क्या टैक्सेबल होगा? जो मैच्योरिटी में उस पॉलिसी से मिलेगा वही टैक्सेबल होगा, अगर आपका प्रीमियम 20% से ज्यादा हुआ तो, 20% या उससे कम हुआ तो बच गए। अब अगर आपकी पॉलिसी सर इशूड है, देखो आफ्टर 1/4/2012, ठीक है 1/4/2012 से लेके, एक सेकेंड है, हेलो, मैं आपको ना क्लासेस के बीच में हूँ, क्लासेस के बाद कॉल करता हूँ सर। पॉलिसी इशूड है आफ्टर 1/4/2012 और 1/4/2013, इसके बीच में अगर पॉलिसी इशूड हुई है सर, तो आपका प्रीमियम अगर 10% से ज्यादा नहीं है तो उस केस में मैच्योरिटी में जितना भी मिलेगा एग्जेम्प्ट है, अगर 10% से ज्यादा अगर आपका प्रीमियम हुआ तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर पॉलिसी इशूड है 1/4/2013 के बाद तो उस केस में तो प्रीमियम 10% से ज्यादा एक्सीड होना ही नहीं चाहिए।
अगर पॉलिसी इशूड है आफ्टर 1/4/2013, सर 80DDB वाले और 80U वाले लोग, डिसेबिलिटी वाले लोग, तो उनके लिए प्रीमियम कितना है सर? 15%। ये अलग से मेरे को लिख के बताना पड़ा सर, क्योंकि ना जब एक इंसान 10(10)D में एग्जेम्पशन क्लेम करता है या फिर 80C में क्लेम करता है तो उसे 10, 15 और 20 3% याद रखना होता है। तो 10 मैंने आपको समझा दिया, 20 मैंने आपको समझाया, 15 वाला किन के लिए एप्लीकेबल है? 80DDB वाले लोग या 80U वाले लोग, इनके लिए 15% की कहानी है सर। ठीक है, इनके लिए 15% की कहानी है, ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी दुनिया के लिए 10%, मेरे लिए 10%, सबके लिए 10%। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्यों है, ध्यान रखने वाली बात, ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। 80DDB और 80U वाले लोग, जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, इनके लिए ये वाले साल में 10% था, और 1/4/2013 से इनके लिए सरकार ने कितना किया? 15%। इसीलिए तो ये साल अलग से लिख के दिया हूं सर। देखो वर्धमान सर अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो 1/4/2012 के बाद 10% है, मेरे लिए तो 10%। बट अगर डिसेबिलिटी वाला 1/4/2012 के बाद ले रहा है और 1/4/2013 के बीच में लेता है तो 10%, और 1/4/2013 के बाद लेता है तो उनके लिए कितना हो गया प्रीमियम? 15%। आई बात समझ? बाकी पूरी दुनिया के लिए अभी भी 10% है। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि 100% क्लैरिटी आ जाए सर, 100% क्लैरिटी। और अब जब लेटेस्ट में आप बैठे हो तो इन्होंने बोला सर अगर कोई आदमी पॉलिसी 1/4/2023 के बाद लेता है तो उसका प्रीमियम 10 और 15 किन के लिए? इनके लिए, 10 आम आदमी के लिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। प्लस प्रीमियम का एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख से एक्सीड नहीं करेगा तो मैच्योरिटी में जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज आपने कोई भी कंडीशन तोड़ी, 10% की, 15% की, 20% की, या आपका प्रीमियम एग्रीगेट में 5 लाख से ऊपर चले गया तो सरकार बोलती है मैच्योरिटी में जो भी मिलेगा वो कहां पर टैक्सेबल होगा? IOS में। क्लियर हुआ? बैठा है दिमाग में? बहुत सिंपल है, हड़बड़ाने वाली बात ही नहीं है सर। पॉलिसी 1/4/2012 के पहले है 20%, सर 1/4/2012 से लेके 13 के बीच में सर ये डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए 10%, बाकी पूरी दुनिया के लिए तो 1/4/2012 से सर 10% ही हो गया था। डिसेबिलिटी वाले लोगों को बोला गया सर कि 1/4/2013 से आपके लिए 15% है, उनको बस एक साल बीच में 10% के लिए लाए थे, उसके बाद 15% के लिए ले गए। ठीक, बाकी पूरी दुनिया 10% पे ही खेल रही है अब। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? पक्का? फिर अगर आपने पॉलिसी सर ऑन एंड आफ्टर 1/4/2023 लिए तो सरकार बोलती उस केस में अब आपके लिए प्रीमियम की लिमिट भी कितनी हो गई है सर? 5 लाख। इससे ज्यादा आपका प्रीमियम नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अगर आपका प्रीमियम हो गया तो सरकार बोलती है फिर तो आपको मैच्योरिटी में जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अब याद रखना, ये जब हम 5 लाख की काउंटिंग करते हैं वो एक पॉलिसी की नहीं होती है सर, वो हम एग्रीगेट देखते हैं। क्या देखते हैं हम? एग्रीगेट। आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ली होगी तो सबका मिला के प्रीमियम चेक किया जाएगा कि 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर हुई बात? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला सर अगर सेक्शन 10(10)D में एग्जेम्पशन दो लोगों को हम नहीं देते, एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को नहीं देते और एक डिसेबल पर्सन अंडर 80DD, इन दो लोगों को हम 10(10)D की एग्जेम्पशन नहीं देते। ध्यान रखना, ये दो लोगों को हम नहीं देते सर 10(10)D की एग्जेम्पशन। अब ये जो कहानी चालू हुई थी यही तो एग्जाम के लिए आपके डैम इंपॉर्टेंट हो रही है। इसी की तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेते हैं। सर आज के बाद हम ना 2 वर्ड सीखेंगे सर, एलिजिबल LIP और ट्रिपल LIP। सर ये क्या होता है? देखो सर, कोई भी पॉलिसी अगर 1/4, ये मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था, ठीक है, ये आपको ऊपर समझाया। अब हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना। हमने बोला सर अगर कोई भी पॉलिसी इशूड हुई है 1/4/2023 को तो उसको ट्रिपल LIP बोलते हैं, और सर उसके बाद जो पॉलिसी है 1/4/2024 को अगर इशू हो रही है तो उसको एलिजिबल LIP बोलते हैं। सर ट्रिपल LIP का मतलब क्या होता है? अर्लियर एग्जेम्प्ट, ठीक है, अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी होती है सर। ठीक है, अर्लियर एलिजिबल अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी सर, एलिजिबल अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी होती है और ये एलिजिबल LIP होती है। सर सरकार ने बोला
आप ये दोनों पॉलिसी को मिला के प्रीमियम 10% से ज्यादा प्लस 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा तो आपको मैच्योरिटी में जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। मैं एक स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं सर, इसका ना मैंने प्रैक्टिस बैच में भी क्वेश्चंस कराया है, इवन क्लासेस में बैठा के क्वेश्चंस कराया है, क्योंकि आप जब तक इसका क्वेश्चन नहीं करोगे ना सर, आपको हमेशा अजीब लगेगा कि ये सुनने में क्या है। अगर कोई मुझसे आज करंट सिचुएशन में बोलेगा कि मैं क्या याद रखूं, तो करंट सिचुएशन में तो एकदम सिंपल ऐसे याद रखना, सर अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और अगर वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब उसका प्रीमियम का परसेंटेज एक्सीड नहीं करता प्लस एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीड नहीं करता, तभी आईयूएस में टैक्सेबल की बात सोचेंगे। पहला क्लियर हुआ। दूसरा, सर मैं अगर पॉलिसी 1/4/2023 के पहले ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ परसेंटेज देखना है 10, 15, 20, ठीक। और 1/4/2023 के बाद अगर पॉलिसी ले रहा हूं तो मुझे 10 और 15% भी देखना है एंड 5 लाख का प्रीमियम भी देखना है सर। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो 1010D में एग्जेम्प्ट है, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन टूटी तो वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, फिर वो आईयूएस में मैच्योरिटी में जितना भी पैसा मिलेगा वो आईयूएस में टैक्सेबल होगा। क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। अब जब टैक्सेबिलिटी निकालने की बात आई तो कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट टैक्सेबल है। इन्होंने बोला सिंपल है सर, फर्स्ट ईयर है तो जितना भी सम आपको रिसीव्ड हुआ है लेस आपने जो प्रीमियम पे किया है अभी तक, वो जिसका आपने डिडक्शन एटीसी में नहीं लिया सर, क्योंकि अगर आपने एटीसी में डिडक्शन ले लिया है, ठीक है, और यहां पर भी अगर आप प्रीमियम माइनस कर दोगे सर तो फिर तो आप डबल बेनिफिट ले जाओगे। इसलिए सरकार बोली जितना भी सम रिसीव्ड है लेस जितना आपने प्रीमियम पे किया है जिसकी डिडक्शन आपने एटीसी में क्लेम नहीं किए, ध्यान रखना। सर सब्सिक्वेंट ईयर में जितना भी सम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शंस और नॉट इंक्लूडेड इन अबव। नॉट इंक्लूडेड इन अबव मतलब सर यहां पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो दो बार सेम प्रीमियम थोड़ी माइनस करोगे। मान लो यहां पर आप 10,000 प्रीमियम माइनस कर रहे हो, तो यहां पर भी अगर 10,000 है तो यहां 20 थोड़ी कर दोगे कि पिछला वाला 10 भी और इस बार वाला भी 10 भी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां 20 माइनस कर दो, यहां का 10 अलग, यहां का 10 अलग। समझ आया, क्लियर हुआ। इस बेसिस में इसकी टैक्सेबिलिटी आती है। अभी तक टैक्सेबिलिटी को लेके इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, इंटर लेवल पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाया इसकी टैक्सेबिलिटी को लेके। सिर्फ इंस्टीट्यूट ये चेक करती है कि एक बच्चे को ये पता है कि नहीं, ये कंसेप्ट पता है कि नहीं। इंस्टीट्यूट अभी यही चेक कर रही है स्टूडेंट से, क्योंकि मैंने इसका ना क्वेश्चन देखा था आरटीपी एमटीपी में था, कौन सी वाली में ये याद नहीं है, बट देखा है मैंने सॉल्व भी कराया है, तो यही चेक कर रही है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंस्टीट्यूट ने चेक किया था, वो चेक कर चुकी है कि सर जो ये प्रीमियम अमाउंट देखते हैं ना, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जो आप प्रीमियम देख रहे हो ना सर 5 लाख, वो 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी को लेके 5 लाख की लिमिट चेक नहीं करना है सर। और अब तो नॉलेज के लिए बता दूं, जीएसटी पढ़ोगे तो लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट हो चुका है सर, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हट चुका है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करके भी बोल के लिया कि सर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखा जाता है। क्लियर सबको, बैठा है दिमाग में, आई बात समझ। अगर डेथ में पैसा मिलता है लाइफ इंश्योरेंस या यूलिप प्लान से तो वो एग्जेम्प्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम। उस केस में अगर आप प्रीमियम 25%, 30% भी दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डेथ हो गई तो जितना भी मैच्योरिटी में मिलेगा पूरा एग्जेम्प्ट है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, अमेंडमेंट इसमें इन्होंने एक छोटा सा किया कि सर पॉलिसी इशूड बाय आईएफएससी इंक्लूडिंग बोनस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अब अगर ये भी पॉलिसी इशू करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट है। पहले इनका नाम नहीं लिखा था, पहले नॉर्मली जो लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते थे वही लोग इशू कर रहे थे। अब इनको भी बोला गया कि अगर आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अगर ये भी यूलिप प्लान या एलआईपी प्लान इशू करते हैं तो इन्हें भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाएगी, इन्हें भी कवर किया गया, इन्हें भी कवर किया गया। ध्यान रखना सर। तो आप चाहो तो इस चार्ट में यहां पर एलआईपी यूलिप और यहां पर आईएफएससी भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से अगर लिखना हो तो बेटर है यहां लिखना सर आईएफएससी, क्योंकि इनको तो अमेंडमेंट के बाद अभी लाया है ना सर, तो आईएफएससी यहां पर आना चाहिए। अब एक और छोटी सी बात है जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अर्लियर एलिजिबल LIP और एलिजिबल LIP, सर क्या ये हर साल चेंज होंगे? हाँ सर, एक समझाता हूँ सर। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 25-26 है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है सर। इस साल जो LIP इशू हुआ होगा ना सर, LIP, इसको एलिजिबल LIP बोला जाएगा। और 24-25 में जो मैंने पॉलिसी ली होगी ना सर, उसको EEE LIP बोला जाएगा। सर इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर में लेते हैं वो एलिजिबल LIP, उससे पहले जो लेते हैं वो EEE LIP। वेरी गुड, परफेक्ट समझ गए बाप। अब आप परफेक्ट समझ गए, अब आप एकदम परफेक्ट समझ गए। इसलिए बताया क्योंकि 25-26 वाले स्टूडेंट को तो ऐसे ही याद रखना होगा सर। क्लियर हुआ? ये बैठा दिमाग में? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें एक यूलिप प्लान को लेके मैंने छोटी सी चीज और समझाई थी सर, कि सर यूलिप प्लान नॉट एग्जेम्प्ट। ठीक है, और यहां पर यूलिप के साथ LIP भी सर। LIP अगर एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में, तो उस केस में मैच्योरिटी में जितना भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। कहां पर? IUS में। पर ये यूलिप प्लान को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपका यूलिप प्लान है, जिसका इंडिविजुअल यूलिप प्लान है और जिसका प्रीमियम अगर 2,50,000 से एक्सीड किया, तो सर वो टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाता है और कैपिटल गेन में कवर कर देते हैं। और अगर यूलिप प्लान है जिसका प्रीमियम 2,50,000 से एक्सीड नहीं किया, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड उसका एग्रीगेट में प्रीमियम किससे एक्सीड ना करे। याद रखना है, एग्रीगेट में प्रीमियम किससे एक्सीड ना करे? 5 लाख वाली कहानी सर। क्लियर हुआ? बैठे है दिमाग में? ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अपन अपने नोट्स में चले और पढ़ते हैं। आ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने आपको LIP और यूलिप प्लान का पूरा कहानी, पूरा किस्सा समझाया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो यूलिप के नाम मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, तो मेरे हिसाब से अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। और LIPs को लेके जो क्वेश्चंस है उससे पूरी 100% क्लैरिटी आ जाएगी। आप ध्यान देना, आराम से, सिंपल है सर। ठीक है सर, मैंने पॉलिसी ली है 1/4/2014 को, तो सर मेरे लिए 10%, अगर 10% तक का प्रीमियम है तो सर 1010D में एग्जेम्प्ट है। यही कहानी पढ़ के आए हम। ठीक है, 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं है तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। सर क्या यहाँ पर 5 लाख की लिमिट है? नो सर, 5 लाख की लिमिट तो 1/4/2023 से आई है सर, अभी नहीं है। तो मैंने पॉलिसी ली है 1/4/2014 को। एनुअल प्रीमियम है 6 लाख, सम एश्योर्ड है 60 लाख। तो क्या ये 10% की लिमिट को कंप्लाई करता है? हाँ सर, 10% की लिमिट को कंप्लाई करता है। तो सर ये जो मैच्योरिटी में 70 लाख मिला है ना सर, ये क्या हो जाएगा मेरा? एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है, हड़बड़ाने वाली बात ही नहीं है। आप देखो बस, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल सर, पॉलिसी इशू हुई है सर 1/4/2023 में सर। नाइस सर। सर क्या अभी भी 10% वाली कंडीशन चेक करना है? यस सर, प्लस 5 लाख भी चेक करना सर। तो सर देखो, सम एश्योर्ड 50 लाख, उसका 10% कितना हुआ? 5 लाख। सर क्या प्रीमियम 10% में कवर हो गया? हाँ सर। क्या 5 लाख के लिमिट में भी कवर हो गया? हाँ सर। तो ये मैच्योरिटी में जो 52 लाख है, ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां पर देखो सर, क्या सम एश्योर्ड 60 लाख? हाँ सर। प्रीमियम क्या 10% है? हाँ सर। पर सर क्या प्रीमियम की अमाउंट 5 लाख से एक्सीड कर गई? हाँ सर, क्योंकि पॉलिसी 1/4/2023 है ना सर। 1/4/2023 के बाद कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए था, एक्सीड कर गया। अब जो मैच्योरिटी में मिला है 70 लाख, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? नो सर, ये हो गया अब टैक्सेबल। कहाँ टैक्सेबल? IUS में टैक्सेबल। क्लियर? आगे आओ और सीखते हैं। सर मैंने पॉलिसी ली है 1/4/2023 को, 2 पॉलिसी ली है सर। फिर कहानी वही है सर, दोनों का चेक करो। 10% प्लस 5 लाख सर, क्या एक्सीड कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। 10% पे ही है, 5 लाख ही है। तो मैच्योरिटी में ये जो मिला है सर, ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, टफ टिपिकल नहीं होते। आप ध्यान दो, आराम से हो जाएगा। ठीक, अगला सर, दोनों पॉलिसी 1/4/2023, क्या दोनों 10% की लिमिट को कंप्लाई करते हैं? हाँ सर। पर सर दिक्कत हो गई इस बार,
सर एक पॉलिसी का प्रीमियम 5,50,000 से ज्यादा है, एक का कम है। तो सर जिसका कम है उस 5 लाख की लिमिट यूज करके 5 लाख की लिमिट यूज करके मैं ए वाले को एग्जेम्प्ट कर लेता हूं, और बी वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर हुआ? बी वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि 5 लाख से ऊपर प्रीमियम चले गया। एक पॉलिसी एग्जेम्प्ट, एक पॉलिसी टैक्सेबल। क्रिस्टल क्लियर? मतलब ये वाला जो आएगा ये टैक्सेबल होगा, आईओएस में टैक्सेबल होगा सर, और ये वाला टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर मैंने 3 पॉलिसी ली सर, देखो सर, ठीक है, कब ली, 1/4/2023 को ही 3 पॉलिसी ली, तो 10% चेक करो प्लस 5 लाख चेक करो सर। तो सर ये सी वाली तो अलग ही दुनिया में चले गई सर, 10% तो है बट 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम है, तो ये 70 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सर क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? हाँ सर, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अभी ये क्या हो गया सर, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं सर, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, क्योंकि दोनों का मिला के भी प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो मैच्योरिटी में ये दोनों जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ? सिंपल। आगे आओ सर, 4 पॉलिसी है सर, एक 1/4/2022 को, बाकी 3 23 की सर। पहली बात सर, 1/4/2023 के पहले हमें सिर्फ कितना परसेंट चेक करना पड़ता था, 10%। क्या ये 10% की लिमिट में है? हाँ सर, तो ये इस केस में मैच्योरिटी में जो ये मिला, एग्जेम्प्ट। क्लियर? अब 1/4/2023 से जो पॉलिसीज है उसमें हमें 2 चीजें चेक करनी है, 10% प्लस 5 लाख सर, ठीक है। तो सर ये वाली पॉलिसी तो आउट ऑफ द मार्केट चले गई 5 लाख से ऊपर, सर इसमें जो मैच्योरिटी में मिला ये टैक्सेबल। सर ये 2 पॉलिसी के लिए मैं ले सकता हूं एग्जेम्पशन, ले सकता हूं सर, क्योंकि दोनों का प्रीमियम मिला के भी 5 लाख से एक्सीड नहीं किया। क्लियर? एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, वो चार्ट और उसके बाद ये, मैं बोला ना जब तक इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक फंसे रहोगे, क्वेश्चंस कर लो, बहुत सिंपल है। अब ध्यान दो सर, पॉलिसी इशू हुई है 1/4/2023 को सर, तो सर ये हो गई EELIP सर, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल पॉलिसी, और ये सब हो गई सर ELIP सर, एलिजिबल LIP, ठीक है। तो हमने बोला था सर कि EELIP और एलिजिबल LIP दोनों को मिला के 10% एंड 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सर 10% की लिमिट तो ये है सर, सभी में 10% की लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है 10% की लिमिट में, बट 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, ये भी तो हमने पढ़ा ना सर कि 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप चाहो तो एक्स को एग्जेम्प्ट करा लो, या एक कॉम्बिनेशन ये कर लो, एक आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो सर, और सी वाला तो कैटेगरी से बाहर है सर, बिरादरी से बाहर है सर। तो अब आपकी चॉइस है, आप किसको एग्जाम कराना चाहते हो और किसको टैक्सेबल, आपकी स्मार्टनेस, किसमें प्रीमियम ज्यादा मतलब किसमें मैच्योरिटी में ज्यादा मिल रहा है उसको एग्जाम करा लेना, जिसमें मैच्योरिटी में कम मिल रहा है टैक्सेबल करा लेना। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? ठीक है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, कुछ और तो नहीं लिखा है? एक्स वाली कहाँ से, अच्छा एक्स, ये ठीक है, इसको बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद कहानी देखो सर, अब यहां पर फिर वही बात है सर, फिर से वही बात, सी तो बिरादरी से बाहर है सर, बाकी देख लो 10% की लिमिट में है सर। ठीक है सर, आप चाहो तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम कर लो, चाहो तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम कर लो, चाहो तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम कर लो।
सर बस ध्यान रखना 10% प्लस 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी एग्जामेशन है, नहीं तो टैक्सेबिलिटी है सर। वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है सर। ठीक है, ये देखो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कॉम्बिनेशंस बना बना के आप एग्जाम कर सकते हो। और ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं सर। अब इसमें तो सी वाले को तो बाहर ही कर दो, 5 लाख से ऊपर है, छोड़ दो सर। अब बात आती है एक्स वाई ए बी सर, फिर वही बात है सर, 2 2 4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बना लो, इन दोनों का एक बना लो, इन दोनों का एक बना लो, या फिर इसका इसका बना लो, इसका इसका बना लो, इसका इसका बना लो। कॉम्बिनेशन आपको जितने बनाना है बना लो, बस एक बात का ध्यान रखना, 10% प्लस 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए, तभी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? तो ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आप पूरी पॉलिसी एक साथ क्लेम नहीं कर पाओगे, एक या दो एग्रीगेट कॉम्बिनेशंस बना के क्लेम कर सकते हो बस। बाकी तो मैंने आपको ये समझा दिया सर। ठीक है, इसमें ये वाली बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। इसमें ये वाला पॉइंट आप रीड कर सकते हो, देखो, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड बाय द सीबीडीटी दैट द लिमिट ऑफ 5 लाख ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रीमियम की 5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी? 10%। ठीक है, वेयर द दैट इज वेयर अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ओनली पेड टू द नॉमिनी इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन इंश्योर्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एंड नो अमाउंट is to be paid to anyone if the insured survives the policy tenure. टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो सर आपकी डेथ होगी तो लमसम पैसा मिलता है, और डेथ नहीं हुई, डेथ मतलब पॉलिसी 5 साल की है और इस 5 साल आप नहीं मरे तो उस 5 साल आपको कोई पैसा नहीं मिलता। तो उस केस में ये इन्होंने बोला सर सिर्फ 10% देखा जाएगा सर। ठीक है, hence any sum received under term insurance policy shall continue to be exempt under 1010D, बट 10% की लिमिट चेक की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल। कितना प्रीमियम है, 5 लाख वगैरह काउंट नहीं होता सर। ठीक है, बाकी बातें तो मैंने आपको लिखा दी, समझा दी, सब चीजें करवा दी सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा LIP का पूरा ट्रीटमेंट विद क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो डीम्ड डिविडेंड, ये बड़ा प्यारा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट है। डीम डिविडेंड मतलब सरकार बोलती है कुछ ऐसे केसेस जहां पर हम ये मान के चलते हैं सर कि ये डिविडेंड है, चाहे आपको लगे ना लगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे पहला क्या पॉइंट था सर, सेक्शन 222A, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंटेलिंग रिलीज ऑफ एन एसेट। सर आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप शेयर होल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एसेट किस सेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे सर? आप बोनस शेयर दे रहे हैं सर, किसको? इक्विटी वालों को तो नॉर्मली देते हो आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे रहे हो सर। तो सरकार बोलती इस केस में जितना भी आपके पास कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ठीक है, उतना अमाउंट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हम उतना डीम डिविडेंड मानते हैं। मतलब समझो सर, आपके पास जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अब मान लो मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 5 लाख है और ये मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरे पास 5 लाख है और मैं रिलीज ऑफ एसेट 4 लाख की कर रहा हूँ, 4 लाख का बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा हूँ सर। ठीक है, तो सरकार बोलती है उस केस में डीम डिविडेंड 4 लाख होगा। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? कंपनी क्या कर रही है? शेयर होल्डर को एसेट दे रही है, जो एसेट की वैल्यू है वो उतनी ही डीम डिविडेंड मानी जाएगी जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? दूसरा सर, कंपनी क्या कर रही है? डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट शेयर होल्डर या बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट या डिबेंचर्स किसको दे रही है सर? शेयर होल्डर्स को दे रही है सर। तो सर जो इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिबेंचर दिया जा रहा है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो सरकार बोलती है उस केस में जितने का आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कंपनी जितने का डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है उतने तक का हम क्या मान लेंगे सर? डीम डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी ने 4 लाख का डिबेंचर दिया और आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3 लाख है तो हम 3 लाख ही डीम डिविडेंड मानेंगे सर, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ही नहीं। क्लियर? बैठा दिमाग में?
आओ सर, ये वाला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, ये मैंने आपको बताया था सर। कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, उस कंपनी के लिक्विडेशन जाने में कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। जितनी शेयर होल्डिंग मेरे पास है कंपनी की, मान लो 10% मेरे पास है, तो 10% रिजर्व एंड सरप्लस का जो मुझे मिलता है कंपनी के लिक्विडेशन में, सरकार बोलती है वो 10% हम क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर, कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, तो सर टू द एक्सटेंट जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उतना रिडक्शन तक डीम डिविडेंड है। कंपनी अपना शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस करती है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस करती है, हेलो, अगर कंपनी जितना अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, उतना शेयर कैपिटल रिड्यूस करते तक जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उतना ही डीम डिविडेंड होगा। जितना कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, जितना अपना कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, ये तो आप लोग लॉ में पढ़ते हो, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना, 10 रुपए के शेयर्स को 8 रुपए में कन्वर्ट कर देना। तो कंपनी ने 2 रुपए रिड्यूस किया सर, 2 रुपए का अमाउंट निकाला जाएगा पूरे शेयर होल्डर्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपेयर किया जाएगा। जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही डीम डिविडेंड है। अगला, ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप पढ़ो ना पढ़ो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ के रहा सर कि कंपनी, कोई भी कंपनी अगर लोन एडवांसेस दे रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्राइवेट कंपनी सर। अगर प्राइवेट कंपनी लोन एंड एडवांसेस दे रही है, किसको सर, टू सब्सटैंशियल शेयर होल्डर या उसके कंसर्न को, या ऐसे कंसर्न को जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो। देखो सर मैं आपको बता रहा हूं, पर यहां पर याद रखना, यहां पर कैपिटल प्रॉफिट नहीं कवर करते हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, ध्यान रखना। हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या देखते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट देखते हैं। याद रखना सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं, अभी तक जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देख रहे थे तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों देख रहे थे। यहां पर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देख रहे हैं वो सिर्फ किस नेचर का देख रहे हैं, रेवेन्यू नेचर का। क्लियर? तो सर एक प्राइवेट कंपनी जैसे अरहम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो वर्धमान सर सब्सटैंशियल शेयर होल्डर सर, बेनिफिशियल ओनर है सर, जिनके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है। अगर अरहम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड वर्धमान सर को लोन एंड एडवांसेस दे रही है, तो जितने का लोन एंड एडवांसेस दे रही है वो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो रेवेन्यू नेचर का है उससे चेक किया जाएगा, उतने अमाउंट तक डीम डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कंसर्न को दे रही है, एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, ये कंपनी अरहम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ऐसे कंसर्न को दे रही है जिसमें जो ऊपर शेयर होल्डर है वर्धमान सर, उनका सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब वर्धमान सर पार्टनरशिप फॉर्म में 20% या उससे ज्यादा के पार्टनर हो, और अरहम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड उस फर्म को लोन एडवांसेस दे रही है, तो भी डीम डिविडेंड की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। या फिर टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर रिफर्ड टू इन अबव, या तो किसी भी पर्सन को दे रही है, ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए, वर्धमान सर के बेनिफिट के लिए। फर्स्ट पॉइंट अबव लिखा है ना, फर्स्ट पॉइंट में यही है, वर्धमान सर है, ठीक है। तो वर्धमान सर के बेनिफिट के लिए किसी भी पर्सन को अगर कंपनी लोन एंड एडवांसेस दे रही है जिसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, वर्धमान सर को मिल रहा है, तो सरकार बोली जितने का लोन एडवांसेस दिया जा रहा है उतना क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड। उतना क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ये लोन एडवांसेस वाला याद रखना। इसमें कौन कवर है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कवर्ड नहीं है, तो पब्लिक कंपनी लोन एडवांसेस जितना चाहे दे सकती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या कवर है, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर कवर नहीं है। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये वाला तो बायबैक वाला है, इसको अपन कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं सर। कैपिटल गेन में मैं आपको इसके नोट्स भी लिखवाया सर। कैपिटल गेन में ये पॉइंट देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है, वहां पर मैंने पूरा क्लैरिटी से समझाया है। अब इन्होंने बोला सर डिविडेंड में हम कुछ चीजें एक्सक्लूड करते हैं। मैं बोला बताओ, सरकार बोली एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर परसेंट टू डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी। मैं बोला ये क्या हो रहा है, बोले एकदम सिंपल है, देखो समझाता हूं।
डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। तो सर डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी में बनी सर, दो हिस्से हुए ना इसके, तो वो रिजल्टिंग कंपनी बनी। अब रिजल्टिंग कंपनी को डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने पड़ेंगे ना सर। सरकार बोली रिजल्टिंग कंपनी जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को अपना शेयर्स देती है उसे डीम डिविडेंड में कवर नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट यही लिखा है। दूसरा, any dividend paid by the company which is set off by it against whole or any part of the deemed dividend under section 222E to the extent so it is set off। इन्होंने बोला सर अगर कोई कंपनी का पहले से किसी को डिविडेंड देने का बनता है, समझो सर पहले तो 222C क्या था, सॉरी ई क्या था, इन्होंने बोला सर ई वाला पॉइंट है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है ध्यान देना सर, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। सर इन्होंने बोला, जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अरहम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड सर और वर्धमान सर, ठीक है। तो अगर मान लो इसका एग्जांपल में अपन ऐसे ले लेते हैं कि अरहम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड वर्धमान सर को लोन एंड एडवांसेस दिए सर, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली डीम डिविडेंड में कवर हो जाता है 222E वाले पॉइंट में। पर सरकार बोलती है अरहम इंस्टीट्यूट का वर्धमान सर को पहले भी डिविडेंड देने का बनता था 20,000 का और लोन एंड एडवांसेस दिए 1 लाख रुपीस का। तो सरकार बोलती है इस केस में सर 1 लाख रुपीस का लोन एंड एडवांसेस है, 20,000 तो ऑलरेडी डिविडेंड देने का बनता ही था। तो सरकार बोली सर ये 80,000 जो होगा वो डीम डिविडेंड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सरकार बोलती है 20,000 डीम डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखो वापस देखो, एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट होल और एनी पार्ट ऑफ द डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट इट इज सेट ऑफ। तो ये तो सेट ऑफ किया ना सर, ये सेट ऑफ किया ना सर, टू द एक्सटेंट इट इज सेट ऑफ, ये जो एक्सटेंट तक सेट ऑफ हुआ है इस एक्सटेंट को डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा और ये 80,000 को डीम डिविडेंड माना जाएगा। आसान भाषा में जो कंपनी का ऑलरेडी डिविडेंड है उसे डीम डिविडेंड की कैटेगरी में क्यों घसीटोगे जबरदस्ती। क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में, ये वाला पॉइंट समझो, यही तो अमेंडमेंट है, इसको समझो सर, वेरी वेरी डैम इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको सीधा अमेंडमेंट से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखो कहाँ है कहाँ है, भगवान, ये देखो बड़ा प्यारा अमेंडमेंट है, मस्त है सर, ठीक है। मैंने ये अमेंडमेंट शीट में भी बताया सर। डीम डिविडेंड का एक्सक्लूजन पढ़ रहे, अब एक्सक्लूजन में इन्होंने एक पॉइंट डाला, इन्होंने बोला सर एक पेरेंट कंपनी है जो इंडिया के बाहर है, यूएसए में समझ लो, ठीक है, वहां पर लिस्टेड भी है और सर नॉट रेस्ट्रिक्टेड है, ये सीबीडीटी के थ्रू नॉट रेस्ट्रिक्टेड है, ये मतलब वो कंपनी है जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है इंडिया में, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड वाली कहानी आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीबीडीटी और गवर्नमेंट के रिलेटेड मैटर्स पे गवर्नमेंट बोलती है सर ये कंपनी लिस्टेड वहां पर है और इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सर, ठीक है, इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये कंपनी इंडिया में चाहे तो बिजनेस कर सकती है, इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सर, ठीक है। एक कंपनी जो इंडिया के बाहर है वहीं पर लिस्टेड भी है और इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसने क्या किया, इंडिया में 2 कंपनी खोली, ठीक है, और दोनों के 100% शेयर अपने पास रखे, ठीक। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो गया। अब 2 कंपनी जो खोली उसमें से एक कंपनी जो है ऑपरेशंस का काम करती है और एक कंपनी जो है फाइनेंस का काम करती है। तो सरकार ने बोला ये जो फाइनेंस वाली कंपनी है अगर ये ऑपरेशन वाली कंपनी को जो लोन एंड एडवांसेस देती है इसे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों ग्रुप एंटिटी है सर क्योंकि इसके पप्पा तो यूएस में बैठे हैं, ये दोनों बेटे हैं, ठीक है। अब 2 बेटे आपस में जो लोन एंड एडवांसेस खेल रहे हैं, सरकार बोली इसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, इसको डीम डिविडेंड की कैटेगरी से इन्होंने बाहर किया, एक्सक्लूजन्स में लिखा हुआ है।
मेरे हिसाब से तो ये चार्ट बना के याद रख लेना, बहुत गजब एग्जाम्पल है। पढ़ना नहीं पड़ेगा थ्योरी, नहीं तो ना थ्योरी बहुत सारी दी हुई है, आप थ्योरी पढ़ना चाहो थ्योरी पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी थ्योरी दी हुई है। वो जो बताया वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, एकदम ईजी है, याद रहेगा सर, ठीक है। अगला पॉइंट एक्सक्लूजन का, ये तो बहुत सिंपल है सर, ऐसी कोई कंपनी जिसका लोन एंड एडवांसेस देने का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम है वो बाहर है सर। या फिर ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी भी शेयर होल्डर को की जा रही है जो अदर देन एसेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था सरप्लस एसेट में, उसे अलग से पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा शेयर होल्डर हु इज नॉट एंटाइटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस एसेट, उसे सरप्लस एसेट नहीं मिलना चाहिए था, वो सर अदर देन सरप्लस एसेट उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अलग से दिया जा रहा है, तो वो डीम डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं है। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हुआ। देखो, शेयर होल्डर को लिक्विडेशन में मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा, तो डीम डिविडेंड है सी में। सर डी में क्या था, अगर शेयर होल्डर की कैपिटल रिड्यूस करते हो तो डीम डिविडेंड है। अब ये दो तरीके के अलावा अगर आप कोई शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ पैसा दे रहे हो, जिसके लिए ही इज नॉट एंटाइटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट, वो जो लिक्विडेशन के टाइम पे सरप्लस जो उसे मिलना चाहिए था एसेट, उसमें वो एंटाइटल नहीं है, बट उसे आप अलग से पैसा दे रहे हो, तो सरकार बोलती है वो डीम डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है, बैठा है दिमाग में। ये थोड़ा सा पॉइंट स्टूडेंट को एक कंफ्यूज कर सकता है, समझना। कोई कंपनी का शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर बन के उसका हिस्सा बनता है, पार्टिसिपेट करने का बनता है, ठीक है, तो वो जितना पार्टिसिपेट करता है उतने के लिए डीम डिविडेंड है। अब उसका पार्टिसिपेशन है ही नहीं और कंपनी उसको अलग से कंसिडरेशन दे रही है, जो कंपनी को उसको देने का, अरे क्रेडिटर मान ले मेरे भाई, क्रेडिटर मान ले, वो कंपनी का क्रेडिटर है, तो उसको पैसा दे रही है, तो सरकार बोलती है वो जो क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहे हो वो डीम डिविडेंड नहीं है सर। आई बात समझ, क्रेडिटर एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो सर, ठीक है। बेटा दिमाग में, एक शेयर होल्डर क्रेडिटर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रेडिटर बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबिलिटी, अब टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी, बड़ी प्यारी है सर, टैक्सेबिलिटी तो बहुत सिंपल है सर। डिविडेंड और डीम डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी में अमेंडमेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। हमने क्या सीखा है, पहले मैं आपको ये याद दिलाता हूं सर, कि सर डिविडेंड और डीम डिविडेंड, इवन म्यूचुअल फंड के यूनिट सर, उसमें ना टीडीएस कटता है सर, 10% टीडीएस, 194 के में सर टीडीएस कटता है सर। सर कौन काटता है, कंपनीज काटेगी टीडीएस, और कौन काटेगा, वही तो पे करे, जो पे करता है वो टीडीएस काटता है। कितना परसेंट सर, 10% सर, इसमें कोई लड़ाई नहीं है सर। पर सर जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अमाउंट थी सर, पहले क्या होता था, इन्होंने बोला था सर कि यहाँ पर लिमिट 5000 थी, वैसे टीडीएस वाला चैप्टर जब रिवाइज करेंगे तो मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा भी, कि सर पहले यहाँ पर 5000 था। मतलब सरकार ये बोलती थी कि अगर हमने किसी को अदर देन कैश डिविडेंड दिया और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर 5000 से एक्सीड नहीं करता तो टीडीएस नहीं होता था। अब उस 5000 की लिमिट को कितना कर दिया इन लोगों ने, 10,000, तो अब 10,000 तक पे कर रहे तो टीडीएस नहीं है। सेम इज द केस इन डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, दोनों के केस में हुआ। अब आगे इंपॉर्टेंट कुछ और भी छोटी छोटी बातें, सर क्या डिविडेंड से रिलेटेड अपन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, हाँ, मैक्सिमम 20% ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई भी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं ना, 20% मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा इंटरेस्ट के अलावा कोई और खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरा 3 लाख का डिविडेंड मिला है तो इसका 20% मतलब 60,000 तक का मैं इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता, कोई और एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। ये एक्सपेंस क्लेम करने मुझे नहीं मिलता अगर मुझे डिविडेंड, डीम डिविडेंड अंडर 222F मिला है। कौन सा है सर ये, बायबैक सर, तो बायबैक के केस में तो मैं एक्सपेंस भी नहीं माइनस कर सकता। यही सब चीजें तो नोट करके रखनी होती है, यही सब चीजें नोट करके रखनी होती है, ठीक है। फिर जब हम आईयूएस में डिविडेंड की इनकम दिखाते हैं तो हम ग्रॉस अप करके दिखाते हैं अगर वो नेट होगी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, इसमें एक बहुत प्यारा सा अमेंडमेंट हुआ। हर स्टूडेंट को पता है सर, फ्लैट 30% टैक्स करता है, ग्रॉस अमाउंट करके दिखाया जाता है। टीडीएस भी है सर 194B और बीबी में टीडीएस भी है, बट टीडीएस जब अपन पढ़ेंगे तो ये जो 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन है ना, वहां बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन है। अभी ऊपर से बता देता हूं,
कि मान लो वर्धमान सर अगर 9,000 की लॉटरी हर महीने जीतते रहेंगे ना सर, तो टीडीएस नहीं कटेगा। और पुराना जब ये नहीं लिखा था ना सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो साल भर का एग्रीगेट देखा जाता था। अब वर्धमान सर हर एक ट्रांजेक्शन का देखेंगे कि 10,000 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कोई एक ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर जाएगा तो उसी पे टीडीएस है, अदरवाइज नहीं है। टीडीएस में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला तो हम पहले भी पढ़े सर, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम सर, फ्लैट 30% टैक्स है सर, कोई एक्सपेंडिचर, कोई डिडक्शन, कोई अलाउंसेस अलाउ नहीं होते सर, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट से भी आप यूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ये सब में। अगला है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, इसको ध्यान दो। देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। अगर वर्धमान सर को कैश गिफ्ट मिला 50,000 से ज्यादा मिला तो टैक्सेबल है। साल भर में एग्रीगेट करके चेक किया जाएगा। अगर 50,000 ₹1 भी मिला तो पूरा 50,000 ₹1 टैक्सेबल है। क्लियर हुआ कैश गिफ्ट। दूसरा इमोरल प्रॉपर्टी, सर वर्धमान सर ने कहीं से इमोरल प्रॉपर्टी परचेज की या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मिली या विदाउट कंसिडरेशन मिली, तो सरकार बोली फिर उस केस में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो चेक करो उसकी क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है, तो सर वर्धमान सर के हाथ में टैक्सेबल, ठीक। और अगर मान लो जैसे 10 लाख की मिली तो पूरा 10 लाख वर्धमान सर के हाथ में टैक्सेबल। और मान लो अगर कंसिडरेशन से खरीदा है वर्धमान सर ने बट एडिक्वेट नहीं है, सही नहीं है, तो सरकार बोली उस केस में अपन क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस सच कंसिडरेशन जितने में वर्धमान सर लिए सर, ठीक। दोनों का डिफरेंस चेक किया जाएगा, क्या ये डिफरेंस 50,000 एंड है ना, एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन सर, कंपेयर किया जाएगा दोनों में, विच एवर इज हायर अमाउंट तक कंपेयर किया जाएगा। इससे भी ज्यादा डिफरेंस रहा तो जितना भी डिफरेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक स्टूडेंट जब भी ये वाला सेक्शन पढ़ता है 56, तो उसको हमेशा 43 CA एंड 50 C के साथ पढ़ना चाहिए। बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी में चलता है, बहुत सिंपल। क्योंकि यहाँ पर भी वही बात दी हुई है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट की, डेट ऑफ रजिस्ट्री की, फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट वाले दिन की कब लेंगे, रजिस्ट्री वाले दिन की कब लेंगे, पूरी कहानी वही रहती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बट हाँ, इसमें कुछ बातें याद रखना कि इमोरल प्रॉपर्टी के केस में एग्रीगेट मत करना, ठीक है। कैश में ऊपर आपने एग्रीगेट किया था, यहाँ एग्रीगेट मत करना। क्लियर, ये बैठा दिमाग में। अगला सर मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो एकदम सिंपल, पहली बात तो इसमें ये दिमाग में बैठा लो कि इसमें एग्रीगेट करके चेक किया जाता है, ठीक है। सर इसको क्या ऊपर कैश वाले से एग्रीगेट करते हैं, नहीं नहीं, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज को एग्रीगेट किया जाता है, ठीक। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन लियो 50,000 से ज्यादा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो सरकार बोलती है उस केस में रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल। अगर कंसिडरेशन पे लियो तो सर चेक करो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और जो आपने कंसिडरेशन लिया है उसके बीच में अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल। अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इसमें क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कवर्ड है सर, यही सब एसेट्स होंगे तभी रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है। तो सर आपको एग्जाम में किस में चेक करता है पता है, कार में। कार कैपिटल एसेट ही नहीं है सर, एकदम सिंपल याद रखना, अगर कैपिटल एसेट रिसिपिएंट रिसीव कर रहा है तभी आईयूएस में सेक्शन 56 में टैक्सेबिलिटी आ सकती है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो टैक्सेबिलिटी भी नहीं आएगी, एकदम ध्यान रखना। ये बहुत सिंपल सा सेक्शन होता है, इसमें कुछ सही में टिपिकल नहीं होता। आप एक बार इसको सुन लो, इसके क्वेश्चन बना लो, कभी नहीं फंसोगे, फंसने वाली बात ही नहीं होती है सर इसमें, क्यों फंसोगे। हाँ बट मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जब तक इनके क्वेश्चंस नहीं बनाओगे आपको ऐसा लगेगा कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है सर, ठीक है। क्लियर। अब एक्सेप्शन सर, एक्सेप्शन में इन्होंने बोला सर कि अगर आपको मनी या प्रॉपर्टी, ठीक है, रिलेटिव से मिलती है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर या डोनर, ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी, फाउंडेशन, ट्रस्ट वगैरह से मिलती है, अदर देन ट्रस्ट जो सेक्शन 13(3) में कवर होते हैं उनको छोड़ दो, बाकी आपको कहीं से भी प्रॉपर्टीज मिलती है सर तो एग्जेम्प्ट है।
फंड, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, ये सब से प्रॉपर्टी मिलती है तो एग्जेम्प्ट है। इसमें रिलेटिव में कौन आता है? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है रिलेटिव में, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसमें ना एक दो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोविड के केस में कहीं से भी पैसा मिले एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर जितना भी पैसा दे आपके फैमिली मेंबर्स को एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फैमिली मेंबर जो मर गया उसके फैमिली मेंबर को जितना भी पैसा दे एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर के अलावा कोई और दे रहा है तो 10 लाख की लिमिट है सर। एम्प्लॉयर के अलावा दुनिया देगी उसकी फैमिली को पैसे तो 10 लाख की लिमिट है, ठीक है। प्रोवाइडेड कोविड की रिपोर्ट विद इन 12 मंथ्स आपको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, अब इसमें रिलेटिव में कौन आता है? मैं, मेरी वाइफ, ठीक है, दोनों के पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, ठीक है, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, ठीक है। पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर मतलब मेरे लिए बुआ और मासी, ठीक, बुआ मासी, बड़े पापा, ठीक है, चाचा, ठीक, और सब तो कवर हो गए, मामा, ठीक। मेरे मेरे पापा के भाई क्या बोलते हैं, चाचा या बड़े पापा, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये मेरे पापा की बहन बुआ, ठीक। उसके बाद सर ये रिलेटिव बड़ा कचर है सर, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी की बहन मासी, मेरी मम्मी के भाई मामा, सब कवर्ड है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल एंड स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर सर, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पाउस। अब यहां पर सर ब्रदर एंड सिस्टर में कौन आएगा? मेरे भाई बहन, ठीक है, मेरी वाइफ, साला साली, ठीक। अब इसमें याद रखना लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट भी कवर्ड है सर। लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट मतलब सर सिंपल है, मेरे दादाजी परदादा, ठीक है, हम दोनों के बच्चे, असेंडेंट डिसेंडेंट, क्लियर है सबको, ठीक है। उसके उसके दादाजी दादी जी, ठीक है, और हमारे बच्चे, सब कवर्ड है। जितने लोग मैंने बोला सबके स्पाउस मतलब मेरे भैया की वाइफ, ठीक है, मेरे बहन, उनके जिया जी, सब कवर्ड है। ये सब रिलेटिव में आ जाते हैं। कौन नहीं आता? बच्चे नहीं आएंगे सर, मेरी बहन के बच्चे नहीं आते, वो नहीं आते सर, ठीक है। रिलेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेटिव में कौन नहीं आ रहा है ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेरी नानी रिलेटिव नहीं है अगर आप ध्यान दोगे तो सर, ठीक है, नहीं आती, नहीं आती रिलेटिव में, मेरे रिलेटिव में नहीं आती है, ठीक है। इन केस ऑफ एन एचयूएफ फैमिली मेंबर्स होते हैं सर रिलेटिव, ठीक। तो रिलेटिव से मिलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी मिले, पैसा मिले, एग्जेम्प्ट है, टेंशन ही नहीं है, टैक्स ही नहीं है सर। आपको मैरिज में मिलेगा, एग्जेम्प्ट है। अगर विल बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा, एग्जेम्प्ट है। ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, ठीक है, कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर और डोनर मतलब सर जो मेरे को डोनेट कर रहा है सर, ठीक है, वो बोल रहा है सर जीते जी मेरी प्रॉपर्टी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी तेरी, तो वो जो प्रॉपर्टी मुझे मिलती है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोकल अथॉरिटी, फंड, इंस्टीट्यूशन, इन लोगों से प्रॉपर्टी मिलती है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ ये सबको? डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्या बोलता है? बहुत सिंपल सर, जितनी भी आपने इनकम है उससे रिलेटेड एक्सपेंस है। ये डिविडेंड वाला हम सीख लिए सर, इंटरेस्ट का एक्सपेंस 20% अलाउड सर। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर फंड्स वगैरह में डालता है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस, ये भी हम पीजीपी में क्लेम कर लेते हैं, वहां नहीं तो यहां पर क्लेम करते हैं, ये वाला ध्यान रखना होता है। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ हायर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इस केस में आप करंट रिपेयर क्लेम करते हो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, यहाँ एडिशनल मत क्लेम कर लेना, बस इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है। एंड ये तो इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप कैसे छोड़ सकते हो सर? फैमिली पेंशन सर, अगर फैमिली पेंशन है तो पहले आप ये बताओ आप नॉर्मल प्रोविजन में हो कि 115 बीएससी में हो? अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फिर तो आप 15,000 और 1/3 दोनों में विच एवर इज लोअर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। और अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 115 बीएससी लिए हो सर तो ये लिमिट 25,000 हो जाती है सर, ये लिमिट बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन 50%, ये अपन कैपिटल गेन में सीखते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला सर कुछ अमाउंट है जो डिडक्टेबल नहीं है,
पर्सनल एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं है, ऐसा कोई अमाउंट जिसमें टीडीएस नहीं काटा जो सेक्शन 40 में डिसअलाउड है, ये सब खर्चे आप माइनस नहीं कर सकते। क्लियर। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम कुछ कुछ जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट होता है सर कि सर एनआरई अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। एनआरई अकाउंट में कौन पैसा रखता है? जनरली नॉन रेसिडेंट रखते हैं, जो इंडिया में एनआरई अकाउंट खोल के आरबीआई के थ्रू अप्रूव करा के पैसे रखते हैं, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है एग्जेम्प्ट है। सर कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, डिजास्टर वगैरह हिमाचल में आया, कहीं भी डिजास्टर आया, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये अपन एटीसी में पढ़ते हैं यार, इसकी डिडक्शन लेते हैं सर, इससे जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो। 10-15, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये सेक्शन ही कहाँ है सर, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें ना ये वाला पॉइंट हर बार एग्जाम में आता है, ये वाला बहुत आता है सर कि आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो वहां जो इंटरेस्ट मिलता है, इंडिविजुअल हो तो 3500 तक एग्जेम्प्ट और जॉइंट अकाउंट है तो 7000 तक एग्जेम्प्ट। इसलिए भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इससे रिलेटेड डिडक्शन भी होती है सर, आप पढ़ते हो ATTTA बी में। ठीक है, पहले एग्जेम्पशन क्लेम की जाती है, बाद में डिडक्शन, याद रखना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से इंटरेस्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एजुकेशन स्कॉलरशिप है तो एग्जेम्प्ट है। सर अवार्ड फॉर लिटरेरी या साइंटिफिक वर्क कर रहे हो और उसके लिए गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है आपको तो एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह गवर्नमेंट दे, एग्जेम्प्ट है। इनको जस्ट रीड करना चाहिए, इसमें इतना ज्यादा घुस घुस के नहीं पढ़ना चाहिए सर। ठीक है, इनको जस्ट रीड भी करोगे तो ये ध्यान रखना, ये वाला याद रख लेना। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो चिल्ड्रन नॉमिनेटेड हायर ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस है जो देश के लिए शहीद होते हैं उनके लिए सर, उनके फैमिली को अगर पेंशन मिलता है फैमिली पेंशन तो वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ? ये हमारा आईयूएस चैप्टर है। आईयूएस चैप्टर में इतना टफ ट्रिकी कुछ नहीं है सर, विश्वास करो आराम से हो जाता है। एक बार रीड करके ना इसके क्वेश्चन बना लेना चाहिए, तो तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनाते हो ना तो बहुत अच्छी क्लैरिटी। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बैच से मेरे प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस है कि कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद 100% क्लैरिटी होगी, 100%। चलो, आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।